दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हरियाणा का जो चुनाव हुआ है अभी वर्तमान में, उनके क्या परिणाम निकलेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए। क्योंकि कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो या उसके कुछ दिनों बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और अगले साल लास्ट में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव जब से ख़त्म हुआ था उसके बाद वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी उनको कुछ डेंट लगा था। उनके ब्रांड मोदी के नाम पे जो वोट मिलता था उस पर कुछ डेंट लग गया था। इसीलिए हरियाणा का जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। लेकिन इस अग्नि परीक्षा में नरेंद्र मोदी ने कैसे सफलता हासिल की और वो कौन से कारण थे, इसी मुद्दे पे आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, यह चुनाव पिछले लगभग 10 से 15 सालों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था। क्योंकि इस चुनाव में लग रहा था कि 2024 में कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ आ सकती है। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जो पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती थी, वो पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 240 सीटें ही जीत पाई। तो इस कारण नरेंद्र मोदी जो एक अपने ब्रांड के तौर पे जाने जाते थे भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में, उनके ब्रांड पे कुछ धब्बा लग गया था, जिसके कारण वो बहुत सारे दबावों को झेल रहे थे और विपक्षी दलों के द्वारा भी उन पे बहुत सारे कटाक्ष किए जा रहे थे। तो इसी को निखारने के लिए, अपने चेहरा को उभारने के लिए 2019 और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसके बाद यह जो चुनाव है, हरियाणा का जो चुनाव है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार या कहे तो खुद नरेंद्र मोदी ने और उनकी जो पूरी टीम थी उन्होंने भरपूर कोशिश की। और जो हारा हुआ जिनको बताया जा रहा था कि इस हरियाणा चुनाव में ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी तो कम से कम नहीं आएगी और कांग्रेस पार्टी की पूरी संभावना थी कि वो इस बार सरकार बना लेगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो पूर्ण बहुमत के साथ आ गई, जबकि पिछले बार उनको मात्र 40 सीटें मिली थी। तो देखिए दोस्तों, इसका पीछे बहुत सारे रीजन थे। इसके पीछे जो सबसे पहला कारण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जो बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही खराब थी। क्योंकि पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 10 सीटों पे जीत हासिल की थी और इस बार वो 10 में से सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण माना गया था कि लोग जो 10 साल से बीजेपी का जो गवर्नमेंट देख रहे थे, या कहे तो मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनको देख रहे थे, और मनोहर लाल खट्टर उस तरह से छाप नहीं छोड़ पा रहे थे जिस प्रकार से वहाँ पे हरियाणा में दिख जाना चाहिए था। या कहे तो हरियाणा की जनता जिस तरह से चाहती थी कि मनोहर लाल खट्टर जिस तरह से सरकार चलाए वो नहीं चला पा रहे थे। मनोहर लाल खट्टर के विरुद्ध जो हरियाणा में है वो काफ़ी लोग नाराज़ भी थे मनोहर लाल खट्टर से। इसी कारण मार्च 2024 में ही वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायाब सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था और मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का चुनाव लड़ा करके उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो इसके बाद हरियाणा का जो चुनाव है वो ये साबित करने वाला था कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से वो उसी रूप में वापस आ सकेंगे जिस हिसाब से वो 2014 से 2024 के बीच में जो सरकार चला रहे थे उसी रूप में वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हरियाणा की जो जीत है बीजेपी की, उसमें जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो है आरएसएस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आरएसएस जो है वो सांगठनिक रूप से बीजेपी के साथ रहा है। लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आरएसएस ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था, क्योंकि बीजेपी के द्वारा आरएसएस को पूछा ही नहीं गया था। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को असफलता हाथ हुई, या कहे तो जो सीट कम हुई, उसके बाद आरएसएस का महत्व बीजेपी को समझ में आया। बीजेपी ने जुलाई 2024 में ही आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और 2024 में ही जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे उस पर एक विस्तृत चर्चा की,
जिसके कारण हुआ ये कि आरएसएस का जो कैडर बेस है और जो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है और आरएसएस संगठन से जो जुड़े कार्यकर्ता है, उन्होंने हरियाणा के घर घर जा कर के सरकार के पक्ष में प्रचार किया और उनको जोड़ने का काम किया। जिस कारण हुआ ये कि जिस बीजेपी को हरियाणा लोकसभा चुनाव में 5 सीटें प्राप्त हुई, वो इस बार पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में आ गई। तो इसमें आरएसएस की सबसे प्रमुख भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद से हरियाणा में लगभग आरएसएस ने 15 से 20 हजार छोटे छोटे जो सभाएं हैं वो की हैं और विभिन्न डोर टू डोर जो कैंपेन होता है उसके माध्यम से सरकार के पक्ष में उन्होंने बातें रखी है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि वहाँ पे आज हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और हो सकता है कि नायाब सैनी फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। पिछले कुछ दिनों पहले जब से हरियाणा का जो रिजल्ट आया है उसके बाद नायाब सैनी जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। तो ऐसा लग रहा है कि फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी बन ही जाएंगे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले, क्योंकि वो केंद्र सरकार में अभी वर्तमान में मंत्री हैं। हरियाणा में बीजेपी के जीत का एक और कारण जो सामने आ रहा है वो है हिंदुत्व का मुद्दा। क्योंकि हरियाणा में जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बयान दिया था और उनका बयान था कि बंटोगे तो कटोगे। तो और इसी बीच जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए थे और वहाँ पे जो सरकार और रिजीम चेंज हुआ था, जिसके कारण हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए थे, उसको बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और लोगों को ये बताया कि अगर आप अकेले रहते हैं, अगर आप बटे हुए रहते हैं, तो कैसे आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी बात को लेकर के बीजेपी ने इसका भरपूर प्रचार किया और लोगों को नहीं बंटने की अपील की, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो जाट बीजेपी से हरदम नाराज चल रहा था और कांग्रेस पार्टी जो जानती थी कि इस बार जो जाट का वोट है वो उन्हीं को मिलने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जाट समुदाय से आते हैं और भूपेंद्र हुड्डा ने ये जो कांग्रेस नेतृत्व है उनसे ये वादा किया था कि इस बार जाट का वोट उनको मिल रहा है। लेकिन हुआ ये कि जाट बहुल क्षेत्र में भी बीजेपी ने 15 से 16 सीटें निकाली है। तो इसका मतलब ये है कि जाट भी जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसके साथ आ गया और जाट भी जो एक तरफा कांग्रेस को वोट करने वाले थे वो भी बट गए। और जिसका कारण ये हुआ कि बीजेपी ने पिछले बार से भी अच्छी बहुमत से सरकार बना ली। तो देखिए दोस्तों, कौन सा मुद्दा कब काम कर जाता है भारतीय राजनीति में या किसी भी राजनीति में, ये कोई नहीं कह सकता है। यही मुद्दा जो संविधान का मुद्दा हो, चाहे जो संविधान खत्म करने का मुद्दा हो, या किसान का मुद्दा हो, या पहलवान का मुद्दा हो, ये मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में काम कर गए थे कांग्रेस के लिए, यही मुद्दे विधानसभा चुनाव आते आते, वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं, 4 महीने के बाद ही जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस इसमें पीछे पड़ गई और कांग्रेस को वो सफलता नहीं मिल पाई जिनको सबसे उम्मीद थी कि कांग्रेस को इतनी सफलता मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो हिंदुत्व का मुद्दा हो या आरएसएस या बीजेपी का जो गठजोड़ है वो काम कर गया है, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है वो प्रमुखता से माना जा रहा है कि इसी मुद्दे के कारण बीजेपी ने इतने हारे हुए जो प्रदेश है, जो कि सभी लोग मान रहे थे, जो विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक हो, पत्रकार हो या कोई भी हो, ये मान करके चल रहे थे कि इस पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार न बन के बीजेपी ने सरकार बना ली। नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में ये हिंट दिया था कि अभी तो सब लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि कांग्रेस का जो हाल है वो मध्य प्रदेश की तरह और छत्तीसगढ़ की तरह होने वाला है। क्योंकि पिछले साल दिसंबर में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो चुनाव हुए थे, उसमें सभी लोग ये मान करके चल रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार तो जरूर बनेगी ही बनेगी। लेकिन बीजेपी की जो मास्टर स्ट्रैटेजी थी, जो माइक्रो मैनेजमेंट था, जिसके कारण मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो और साथ साथ राजस्थान को भी जोड़ लीजिए, ये तीनों जगह पे बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली और कांग्रेस को पछाड़ दिया। वही चीज़ हरियाणा में भी देखने को मिला है। और देखिए दोस्तों, हरियाणा का जो चुनाव का परिणाम है वो यहीं तक नहीं है,
ये परिणाम बिहार में भी जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं उस पर, और झारखंड में जो 1 से 2 महीना के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और महाराष्ट्र में, इन तीनों जगहों पे हरियाणा चुनाव का जो परिणाम है वो अपना छाप जरूर छोड़ेगा, क्योंकि इसके जो हरियाणा का जो परिणाम है ये दूर तक जाने वाली है। जो बीजेपी आज से एक सप्ताह पहले तक कह सकते हैं कि इतनी कमजोर और बेबस नजर आती थी, वही बीजेपी हरियाणा चुनाव के बाद एक नई ऊर्जा और जोश के साथ वापस आ गई है। और किसी भी दल से अगर बात करने की बात हो, चाहे झारखंड में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, तो वो एक बड़े भाई की तुलना में बात करेगी, क्योंकि हरियाणा में जो जीती हुई बाजी बीजेपी ने पलटी है वो एक बहुत ही बड़ी बात होगी, और ये विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो भी मानते हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जितने जो दिल्ली में जो नेता बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई है कि हम लोग इस चुनाव के रिजल्ट को नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग, या कहे तो कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है। जब आप जीते, अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बन गई तो वहाँ पे ईवीएम ठीक है, और हरियाणा में आपकी सरकार नहीं बनी यानी कि ईवीएम खराब है, ये कैसे हो सकता है। आज से 4 महीना पहले जब 2024 का लोकसभा चुनाव में आपको असीमित सफलता मिली, या कहे तो उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिल गई, तो वहाँ पे जो ईवीएम है वो ठीक है, और हरियाणा में आपकी सरकार नहीं बन पाई और आप चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब है, ये कैसे हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात पे विचार करनी चाहिए, और जो चुनाव आयोग है उन्होंने तो यहाँ तक बयान जारी करके कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी पार्टी चुनाव रिजल्ट को मानने से इनकार कर रही हो। तो कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है उस पर उनको क्लियर करना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको चिट्ठी लिख करके इस बारे में बताया है कि आप लोग ऐसा ना करें, और अपने पार्टी के जो नेता हैं उन पे इस बात के लिए दबाव बनाए कि वो ऐसे बयानबाजी न करें जिससे भारतीय लोकतंत्र की छवि धूमिल हो। क्योंकि पिछले 70 से 75 साल में जब से भारत आज़ाद हुआ है, ऐसे एक भी घटना देखने को नहीं मिली है, या किसी भी पार्टी के द्वारा हो, चाहे बीजेपी हो या बीजेपी हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो, उन्होंने कभी भी चुनाव परिणाम को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं किया है। ये पहली बार हो रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग, या कहे तो भारत की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक पार्टी के द्वारा ये मुद्दा जब उठाया जाता है तो इस बात को लेकर उतने सीरियस ना हो। और भारत की जनता भी समझदार है कि जहाँ पे आप जीते वहाँ पे आपकी सरकार है तो ये ईवीएम ठीक है, और जहाँ पे आप हार गए वहाँ पे ईवीएम खराब है या ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।